हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस 7 है। इसके अलावा हम 6 प्रैक्टिस करवा चुके हैं और यहाँ पर हमने लिए हैं सीडीपी के क्वेश्चन। तो अभी तक जो भी प्रैक्टिस करवाई हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लें। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? बड़ों का अनुसरण करके, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से, या पुरस्कार के लिए प्रयास से, या स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो पियाजे का कहना था कि जो एक बच्चा होता है वो खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 4th नंबर, यानी कि स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, मतलब अपने आप से क्रियाएं करके गतिविधियों के द्वारा वह सीखते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करते हैं और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये बात सही है, बट यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है एक बच्चे का, उसमें बच्चों का जो सारा डाटा होता है वो संग्रहित रहता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी बच्चे ने कार्य किए हैं उसको संकलित किया जाता है। जो कुछ भी विद्यार्थी ने अविकल्प या क्रियाएं की हैं उनको उसमें संग्रहित किया जाता है, जो मूल्यांकन में भी संलग्न रहते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो विद्यार्थी की स्वयं की अधिगम प्रगति में आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता एवं सन्मत करते हैं। तो ये बात भी सही है। और जो 4th ऑप्शन है, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं, अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है उसमें असंबद्ध परीक्षण, यानी कि जो बच्चे से संबंधित ना हो, या फिर जो बच्चे के पाठ्यक्रम से या आसपास जो भी रिलेटेड चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं उससे संबंध ना रहते हों, ऐसे परीक्षण या फिर ऐसे क्विज। तो पोर्टफोलियो में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि पोर्टफोलियो में जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे से ही संबंधित होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है और यहाँ पर नहीं वाला ही पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ अपेक्षित न रखना, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, या फिर जो 4th ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। तो ना ही कठिन गतिविधियां बतानी है और ना ही हमें बच्चों को सख्त निर्देश देने। तो ये बात तो गलत है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक चिंतन को यदि आप पोषित करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए ऐसे में जो भी समस्याएँ हैं तो उनके समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके उपलब्ध करवाएँ। मतलब कि उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भिन्न भिन्न तरीक़ों से सॉल्व करने को अवसर उपलब्ध करवाएं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये क्या दर्शाता है? मतलब पीटर खुद ही कह रहा है कि मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, तो इसका मतलब कि मैं हमेशा ही असफल ही रहूँगा। तो ये क्या दर्शाता है? अब सारी चिंतन नहीं दर्शाता, स्व यथार्थीकरण भी नहीं है, उपलब्धि परिपक्वता तो यहाँ पर दिख नहीं रही। तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी, मतलब कि वह अपने आप में बेचारापन महसूस कर रहा है कि मैं असफल हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इसका मतलब है कि मैं कभी जो सफल होऊंगा, कभी हमेशा ही असफल होऊंगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। तो ये कथन दिया है। तो कथन का मतलब ये है कि विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने के लिए, मतलब बच्चों को जब कुछ सिखाया जा रहा है तो उसका जो अर्थ है उसको ग्रहण करने के लिए अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए
तरह तरह के अवसर मिलने चाहिए। तो ये बात सही है कि बच्चों को हमें तरह तरह के अवसर देना है ताकि बच्चों में रुचियाँ बनी रहें और वो चीज़ों को बेहतर सीख सकें। तो ये कथन सही है। इस कथन का जो कारण दिया हुआ है कि अधिगम की जो प्रकृति है वो क्रियाशील और सामाजिक होती है, तो ये बात भी सही है कि जो अधिगम की प्रकृति है वो क्रियाशील होती है, साथ ही सामाजिक होती है। तो इसी वजह से हमें बच्चों को प्रयोग करने के लिए देना चाहिए मानस मंथन चर्चाएं, ताकि जो क्रिएटिविटी है मतलब क्रियाशीलता भी बनी रहे जब बच्चा प्रयोग करेगा, परीक्षण करेगा। और जब मानस मंथन या चर्चाएं होंगी तो वहाँ पर सामाजिक माहौल भी बनेगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। इस वजह से जो हमारा पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या भी करता है ए की। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और परतंत्र नैतिकता स्तर या फिर सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर? तो यहाँ पर जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली अवस्था होती है वो होती है हमारी दूसरी अवस्था, पारंपरिक स्तर, जिसमें कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली अवस्था होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा हमें किसी भी बच्चे की नहीं करनी है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। हमें प्रजातांत्रिक माहौल बना के रखना है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो ये बात भी गलत है क्योंकि जो शिक्षा है वो अब बाल केंद्रित है, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए और ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही है कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है। और अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पी पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? मतलब जो एक शिक्षिका है प्रियंका, तो वह बच्चों को इंद्रधनुष के जो रंग हैं उनको उनका क्रम सिखाने के लिए इस ट्रिक का यूज करती है। तो ये जो योजना वह यूज कर रही है, तो ये योजना क्या कहलाती है? साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी वितरित अभ्यास या फिर लक्ष्य निर्देशित योजना? तो ये क्या कहलाएगी? यानी कि वह सिर्फ बच्चों को याद करवाने पर जोर दे रही है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा स्मरणोपकारी। और अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पुस्तक पकड़ता है, बार बार आँख झपकता है और आँख बंद करता है, यह उसकी आँखों में लालिमा होती है, या फिर चौक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। यानी कि जो बच्चा है सौरभ, वो पढ़ते समय बहुत नज़दीक से या फिर दूर पकड़ता है, इसके अलावा बार बार अपनी पलकें झपकाता है, या फिर उसकी आँखों में लालिमा हो जाती है, या फिर जो कुछ भी बोर्ड में लिखा जाता है उसको भी वह गलत पढ़ता है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? यानी कि इसका मतलब है कि बच्चे की जो नज़रें हैं, आँखों में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये विशेषता क्या दिखाएगी? ये दिखाएगी दृष्टि बाधिता। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। तो ये बात गलत है क्योंकि कोई व्यक्ति यदि आशंकित है, चिंतित है, तो वह फिर अभिप्रेरित और जिम्मेदार थोड़ी ना बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत है। एंड बी वाला जो है कि विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये बात सही है कि यदि आप किसी भी चीज़ से संशित हैं, आशंकित हैं, बेचैन हैं, तो फिर आपके अंदर एक भावात्मक डर उत्पन्न होगा और जो आपकी एकाग्रता की शक्ति है या जो भी स्मृति क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। तो यहाँ पर
ए गलत है लेकिन बी सही है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन अक्षमता, या फिर बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो बच्चे यदि गलतियां कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि या फिर कम क्षमता? ये गलत है, क्योंकि बच्चा गलती कर रहा है तो गलती वह इस वजह से कर रहा है क्योंकि वह अभी सीख रहा है, तो इसको हम निम्न बुद्धि या कम क्षमता नहीं कहेंगे। उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, ये भी सही नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन है 4 नंबर की, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग हैं। भाई बच्चा भी कुछ चीज़ें सीख रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जो कुछ भी वह प्रदर्शित कर रहा है अपने सीखने के दौरान उसमें गलतियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चों की चिंतन प्रक्रियाएं हैं जो कि वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग हैं, क्योंकि एक वयस्क और एक बच्चे में अंतर होता है। और अगला जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? मतलब जो क्रमबद्धता को बताया है जीन पियाजे ने, वो किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ, ये हमें यहाँ पर बताना है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई भार, यहाँ पर भार होगा, लंबाई भार आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तो क्रमबद्धता में ये नहीं आएगा। और चिंतन का वर्णनात्मक ग्रुप जैसे कहानी कथन में होता है, ये भी नहीं। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता, तो क्रमबद्धता में ये भी नहीं आएगा। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि जो कुछ भी बच्चों को वस्तु वगैरह दी गई हैं तो उनको लंबाई पर या भार के आधार पर क्रम देना, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी भाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, तो बाधक नहीं है। आप यदि अपनी भाषा में शिक्षित हैं तो वो आपको बाधा थोड़ी ना उत्पन्न करेगी। विद्यालयों को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात भी सही नहीं है कि यदि कहने का मतलब ये है कि जो विद्यालय हैं वो बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में प्रोत्साहित करें। मतलब वो बच्चे की अपनी भाषा कुछ भी हो, लेकिन हमें उसे जो इंग्लिश की भाषा है उसको ही प्राथमिकता देनी है, तो ये ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी होती है। अंग्रेजी भी पढ़ानी है, बट हमें ऐसा नहीं करना है कि उनको हम पूरी तरीके से इंग्लिश के लिए ही प्रोत्साहित करें। और जो तीसरा है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, या फिर द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला, यानी कि जो बहुभाषिकता होती है वह उससे बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक लाभ हो सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों की प्रक्रिया और प्रयोग द्वारा, या फिर सहपाठियों और वयस्कों द्वारा, मतलब वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है वो अपने ज्ञान की संरचना या अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा भी और खेल के माध्यम से, इसके अलावा पदार्थों पर प्रक्रियाएं करके या प्रयोग द्वारा भी, और अपने जो सहपाठी होते हैं या फिर वयस्कों के संग सहभागिता के द्वारा भी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 यानी कि A, B, C, D सभी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अधिगम का कौन सा ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा, मतलब कि बच्चे को यदि सीखने के लिए प्रेरित करना है तो हम उसे पुरस्कार वगैरह दे दें। तो सीखने का ये कौन सा परिप्रेक्ष्य, मतलब अधिगम का ये परिप्रेक्ष्य क्या कहलाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मानवतावादी नहीं कहलाता, और ना ही संज्ञानात्मक, और ना ही सामाजिक सांस्कृतिक, बल्कि ये कहलाता है व्यवहारात्मक। मतलब व्यवहारिक रूप से कि यदि आप बच्चों को प्रलोभन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो फिर बच्चा प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है सेकेंड नंबर व्यवहारात्मक सही हो जाएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के यहाँ पर
छोरों की ओर होगा, मतलब शरीर के बाहरी छोरों की तरफ बढ़ता है। घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। तो विकास मध्य से आरंभ होकर के बाहर की तरफ शरीर के बाहरी छोरों की तरफ बढ़ता है, ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है अधोगामी। जबकि जो शीर्षगामी होता है ये कहलाता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, लेकिन मध्य से आरंभ होकर के और शरीर के बाहर की तरफ जाता है, बाहरी सिरों की तरफ होता है, तो वो होता है अधोगामी। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक और अपारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो है अपारंपरिक, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के जो हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते। मतलब जो एक लड़का है रोहन, उसको जब गुड़िया दी जाती है तो वो बोलता है कि मुझे गुड़िया पसंद नहीं है, क्योंकि जो लड़के हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, भेदभाव, या फिर जेंडर रूढ़वादिता, या जेंडर स्थिरता का? तो ये हमारा दर्शाता है यहाँ पर जेंडर रूढ़वादिता का, यानी कि ये जेंडर रूढ़वादिता ही है। ये एक प्रकार की रूढ़वादिता है कि ऐसा हमारे समाज के द्वारा माना जाता है कि जो गुड़िया है वो उनसे सिर्फ लड़कियां ही खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते। तो ये एक प्रकार की रूढ़वादिता धारणा होती है। और अगला क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, श्याम पठन सॉफ्टवेयर, या फिर ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो यहाँ पर जो बच्चा दृष्टिवादी है, मतलब दृष्टिबाधिता है, वो उसे देखने में समस्या है, तो यहाँ पर कौन सी सामग्री उसके लिए लाभदायक नहीं होगी? तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि छोटे अक्षरों वाली जो पुस्तकें हैं उसके लिए लाभदायक नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद, घर, कक्षा कक्ष। तो बच्चों के लिए जो अधिगम होता है वो खेल कूद से भी होता है, घर में भी होता है और कक्षा कक्ष में भी होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है? तो अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। यहाँ पर यह पूछा गया कि बाह्य प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? तो पहला वाला नहीं है, क्योंकि वह यहाँ पर जो भी काम कर रहा है किसी लालच में नहीं कर रहा। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्वसंतोष के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। तो यहाँ पर भी बाह्य प्रेरणा नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वसंतोष के लिए कर रही है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो यहाँ पर भी वह बाह्य रूप से प्रेरित नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन है सेकेंड नंबर की नगद इनाम पाने के लिए रेयान एक परियोजना कार्य करता है, तो मतलब वहाँ पर उसको इनाम मिलेगा, इस वजह से वह कार्य को कर रहा है। तो इनाम या पुरस्कार, इस वजह से जब आप कोई कार्य करते हैं तो वो होता है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? यहाँ पर स्कूल नहीं होगा, स्थूल होगा। मतलब कि कौन सा एक कौशल है जो स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो जो पेंसिल पकड़ना या किताब के पन्ने पलटना है या फिर मटर को उंगलियों से दबाना, ये सभी सूक्ष्म कौशल होते हैं, सूक्ष्म कौशल होते हैं। और यहाँ पर जो स्थूल कौशल है वो होगा एक पैर पर संतुलन करना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक?
तो बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर जीववादी दृष्टिकोण होता है। वह भी मानता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो चल रहे हैं, बादल लुढ़क रहा है, इस तरीके से वह बच्चा सोचता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये अवस्था होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है, उस टाइम उसके जो भी खेल खिलौने होते हैं या जो कुछ भी चीज़ें मैं देखता है आसपास, तो उसको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुझ में जान है तो इन सभी वस्तुओं में भी जान है। उसको लगता है कि पेड़ चल रहे हैं और जो बादल हैं वो भी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पत्थर लुढ़क रहे हैं, मतलब चलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके की मनसाएं या इस तरीके के विचार उनके अंदर आते हैं। तो ये होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं करती। मानकीकरण हमेशा गलत ही मानेंगे आप। और एक भाषावाद की भी सिफारिश नहीं की, बल्कि यहाँ पर बहुभाषावाद की सिफारिश हुई है। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व देना, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है कि कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा, तो यहाँ पर है विविधता को महत्व देना। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठचर्या नियोजन में नवाचार, या फिर परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो कठोर, जो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ हैं, वो सकारात्मक योगदान नहीं देंगी। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, या फिर प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो जो एक विद्यार्थी है वो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, तो ऐसे में वह सीखने में उत्साह तो नहीं दिखाएगा, ना ही महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ही ज़्यादा ध्यान देगा, और इसके अलावा जो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य है उस पर भी वह ध्यान नहीं देगा। तो ऑप्शन जो हमारा 4 नंबर है कि शैक्षिक गतिविधियों से वह अलगाव रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, या फिर कूदना। तो जो सूक्ष्म कौशल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखना, क्योंकि जो दौड़ना है, चलना है या कूदना है, ये सारे कैसे हैं? स्थूल हैं। और जो सूक्ष्म कौशल होता है लिखना। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत ज़रूरी है, मतलब गतिशील, लचीला, संरचित या अनम्य, सहानुभूति, पारदर्शी या यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र स्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि जो विकास है उनके जो भी क्षेत्र हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत हैं। ये बात भी एकमत नहीं है, सभी के अपने अलग अलग मत हैं। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, या फिर सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन जो हमारा तीसरा वाला है कि बच्चों का जो विकास है वो उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। भाई हम जिस तरीके के सामाजिक परिवेश में रहते हैं हमारा विकास उससे प्रभावित होगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। ये थे CDP के 30 क्वेश्चन, और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।